Hello everyone, good evening. I Rashmi Arora welcome you all to your YouTube channel IIT Chemistry शिक्षा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है ऑर्गेनिक का और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ईजिली, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजिली अटेम्प्ट हो जाते हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत लिमिटेड सही है, तो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत ईजिली इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हम थ्योरी डिस्कस करके साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो है वर्ड एरोमा से आया है, नाम से पता चल रहा है ना, एरोमा। एरोमा का मीनिंग क्या होता है? फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस क्या होता है? स्वीट प्लेजेंट स्मेल इज़ व्हाट वी कॉल एज फ्रेग्रेंस। जैसे परफ्यूम्स आप यूज़ करते हो, परफ्यूम्स में से बहुत ही अच्छी सी जो प्लेजेंट सी स्मेल आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंस बोलते हैं। और परफ्यूम्स में भी क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर एरोमेटिसिटी टॉपिक की बात की जाए तो ये जो सारा टॉपिक है, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये शुरुआत हुई थी इसकी बेंजीन के साथ। बेंजीन भी क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको पता ही है बेंजीन ऐसा दिखता है, इज़न्ट इट? तो बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन की अगर हम डिस्कवरी पे जाएं तो बेंजीन 1825 में फैराडे वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने बेंजीन को डिस्कवर किया था, जिसको आइसोलेट किया था। उसके बाद 1866 में फ्रेडरिक अगस्त एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। जैसे हमारा नाम है, उसके बाद हम इमेजिन करके देखते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा। मतलब जैसे अगर लड़के का नेम है तो हम इमेजिन करते हैं कि लड़के की पिक्चर कैसी होगी, अगर लड़की है तो उसकी इमेजिन करते हैं। तो वैसे ही 1866 में फ्रेडरिक अगस्त ने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज करके देखा कि ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है बेंजीन का। उसके बाद 1901 में पॉल सेबेटियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्म किया कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये किसने कंफर्म किया? पॉल सेबेटियर ने। देखो, जैसे ही हम कोई थ्योरी लिखते हैं उसके लिए एविडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, ताकि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं और फिर हम एविडेंस लाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो हमने प्रपोज़ किया है, ये जो थ्योरी हमने प्रपोज़ किया है, ये बिल्कुल सही है। तो 1930 में स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडीज़ कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडीज़ जो की गई उससे कन्फर्म हुआ कि हाँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो बेंजीन हैज़ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो अभी तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं होपफुली आपको क्लियर हैं। नाउ कमिंग टू द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की बात की जाए तो देखो, बेंजीन का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर तो कंफर्म हो गया कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, पर उससे कंफर्म कैसे किया जाए? तो उसके लिए परफॉर्म किया गया टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी कंपाउंड जिसको हमने चेक करना है कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, उसको हम या तो KMnO4 सॉल्यूशन या फिर ब्रोमीन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। KMnO4 सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? पिंक। और ब्रोमीन सॉल्यूशन कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। तो जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड को उसमें पोर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। पहले जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। क्यों? देखो, साइक्लोहेक्सीन है, उसमें एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको KMnO4 सॉल्यूशन में डाला तो व्हाट वी विल गेट विसिनल डायोल। हमें क्या मिलेगा? विसिनल डायोल। विसिनल मतलब जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अगल बगल वाली पोजीशन पे होगी। इस केस में क्या होती है? सिन एडिशन। क्या होती है इसमें? सिन एडिशन। फाइन। और इस केस में हमें मिला विसिनल डायोल। जहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हैं, अगल बगल वाली पोजीशन पे हैं, और पिंक कलर क्या हो गया? फेड हो गया। और ये फाइनली जो कंपाउंड मिला वो कैसा था? सैचुरेटेड था। और ये पिंक से क्या हो गया? कलरलेस हो गया। और इसी से कंफर्म हो गया कि हाँ, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या किस में कन्वर्ट हो गया? फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो
सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे हम इसको ब्रोमीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहाइलाइड। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है एंटी एडिशन। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है एंटी एडिशन। फाइन, इस केस में होता है एंटी एडिशन। और ये क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। ये भी क्या है, सैचुरेटेड है और रेडिश ब्राउन कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। फाइन, तो ये था टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो जैसा बिहेवियर साइक्लोहेक्सीन से एक्सपेक्टेड था वैसा ही बिहेवियर जो है किससे एक्सपेक्टेड था, बेंजीन से। बेंजीन से भी यही बिहेवियर एक्सपेक्टेड था कि बेंजीन में भी तो 3 डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, सेम टाइप ऑफ टेस्ट देगा। बट हुआ क्या, हुआ ऑपोजिट, कि जैसे ही इसमें हमने KMnO4 सॉल्यूशन में बेंजीन को डाला तो इट डजंट गिव एनी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर जैसे ही हमने इसको ब्रोमीन सॉल्यूशन में डाला तो इट डजंट गिव एनी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। उसका कलर फेड नहीं हुआ पिंक कलर, या फिर ब्रोमीन सॉल्यूशन का रेडिश ब्राउन कलर जो है वो फेड नहीं हुआ बेंजीन के डालने पर। तो अब पॉइंट ये आया कि दिखने में तो हमें पता चल ही रहा है कि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, फिर ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर कहाँ से आएगा, इसका आंसर आएगा रेजोनेंस से। अब पॉइंट ये था कि बेंजीन ने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों नहीं दिया, क्यों उसने KMnO4 के पिंक कलर को डीकलराइज नहीं किया, क्यों उसने ब्रोमीन सॉल्यूशन के रेडिश ब्राउन कलर को डीकलराइज नहीं किया। बेंजीन की अगर हम बात करें तो ये रहा स्ट्रक्चर बेंजीन का। बेंजीन में डबल बॉन्ड भी आपको दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेड तो था कि बेंजीन में जो है 2 टाइप के बॉन्ड है, इट हैज़ बोथ सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी है इसमें और डबल बॉन्ड भी है। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, तो 2 टाइप की बॉन्डनेस एक्सपेक्ट की गई थी बेंजीन में। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में bond length was intermediate in between double bond and single bond। bond length क्या थी, intermediate थी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। और वो आई थी 1.38 एंगस्ट्रॉम। अब पॉइंट ये था कि ऐसा क्यों, कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में है। क्योंकि वो इसलिए कि बेंजीन जो है शो करता है फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। बेंजीन शोज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है और बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, ऐसा होगा। फाइन, तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई भी एक स्ट्रक्चर बेंजीन की हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस आया। रेजोनेंस के फिनोमेना से बेंजीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की जा सकती हैं। और बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन शो क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। वो लोकलाइज्ड ही नहीं है। जब तक डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज ही नहीं है तो वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों देंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड हेयर, इसलिए जो है बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही सारा कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी आपको कंसेप्ट में। तो एरोमेटिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू सस्टेन इंड्यूस्ड रिंग करंट। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि किसी भी कंपाउंड की क्या एबिलिटी है इंड्यूस्ड रिंग करंट को सस्टेन करने की, मेंटेन करने की। अब ये रिंग करंट जो है
वो इंड्यूस कैसे हो रहे हैं, इंड्यूस मतलब अपने आप जनरेट होना, वो रिंग करंट कैसे जनरेट हो रहा है वो हम देखते हैं। देखो एक साइक्लिक सिस्टम है, अगर इस साइक्लिक सिस्टम में हर एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो डेफिनेटली उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, और अगर उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अगर उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, देन इट विल ओवरलैप, यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप होगा, और इससे क्या है, पाई बॉन्ड जनरेट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, तो जिससे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिंग करंट इंड्यूस होगा, मतलब एक रिंग में करंट इंड्यूस होना। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। डेफिनेट सी बात है ना कि करंट के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे, अगर वो मूव कर पाएंगे, तो यहाँ पर पता ही है ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर सकते हैं, तो इस रिंग में करंट इंड्यूस हुआ ड्यू टू डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए और हर एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ताकि उसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो जिसमें ओवरलैप हो सके। फाइन, तो यही लिखा हुआ है, एरोमेटिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू सस्टेन इंड्यूस्ड रिंग करंट बाय ए फ्लैट और नियरली फ्लैट साइक्लिक सिस्टम। सिस्टम कैसा होना चाहिए, फ्लैट या फिर नियरली फ्लैट, विद 4n+2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए, 4n+2। n यहाँ पर कोई भी होल नंबर है, देखो n की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो n यहाँ पर कोई भी होल नंबर है, तो रिंग करंट मैं बता चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूस सिस्टम है रिंग में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ये कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन इन ए साइक्लिक कंपाउंड, नेटवर्क ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑन ईच एटम ऑफ द रिंग। इस रिंग के हर एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी वजह से उस पर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अवेलेबल है। ऑल द एटम्स ऑफ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर इंड्यूसिंग रिंग करंट। फाइन, तो अगर हम एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन से ही कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि अगर हमें चेक करना है कि कोई भी गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो साइक्लिक है या नहीं है। दूसरी बात, हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है। अगर हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो डेफिनेटली वो प्लेनर होगा। और थर्ड कंडीशन, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ पर n कोई एक होल नंबर होता है। और ये रूल जो है एरिक हकल ने दिया था, इसलिए इस रूल को हम क्या बोल देते हैं, हकल्स रूल बोल देते हैं। तो देखो ये कंडीशंस आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बट ये तीनों कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और तीसरा उसमें 4n+2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। और ये रूल दिया था एरिक हकल ने, इसलिए इस रूल को हम क्या बोलते हैं, हकल्स रूल। तो याद रहेगा हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्लैट और नियरली फ्लैट साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग करंट। फाइन, कमिंग टू फ्यू एग्जाम्पल्स टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें साइकिल है, साइक्लिक है। ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। अगर हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल
प्लेनर भी है। और कॉन्जुगेशन देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड भी है। तो मतलब हम हकल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब काउंट करो नंबर ऑफ डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6, 4n + 2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 1 पुट करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि साइक्लिक है सिस्टम, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और उसमें डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 4n + 2। तो यानी कि हकल रूल को ओबे करता है। तो यानी कि सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। फाइन। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये सिस्टम साइक्लिक ही नहीं है, तो आगे देखने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो इट इज़ नॉट एरोमेटिक। यहाँ पर हम हकल रूल लगा ही नहीं सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो साइक्लिक है, नो डाउट। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हर आइटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यानी कि सिस्टम प्लेनर भी है। फाइन। अब कॉन्जुगेशन का देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिस्टम कॉन्जुगेटेड भी है। तो यानी कि हम हकल रूल तो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। अब ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ओबे नहीं कर रहा, तो ये एरोमेटिक तो नहीं है सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो, बट उसमें डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पर। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं जिस सिस्टम में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फाइन। तो n यहाँ पर क्या है, कोई एक होल नंबर है। तो यानी कि वो सिस्टम कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। ध्यान रहेगा, एंटी एरोमेटिक। ये सिस्टम क्या बोलेंगे हम ऐसे सिस्टम को, एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, बट उसमें डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिस्टम क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। फाइन। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन। और ये क्या था, बेंजीन। तो यानी कि बेंजीन एरोमेटिक है, साइक्लोब्यूटाडाइन एंटी एरोमेटिक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बोकेटाइन है। और कार्बोकेटाइन हमें पता है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये सिस्टम क्या है, साइक्लिक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। तो पूरा सिस्टम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि प्लेनर भी है। अब कॉन्जुगेशन की बात करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपने मेरा कॉन्जुगेशन का लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड होते हैं। तो कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पर, यानी कि हम हकल रूल ओबे करने का क्राइटेरिया देख सकते हैं। मतलब ये यहाँ पर हकल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 4n + 2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। देयरफॉर दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। और ये क्या है, ट्रोपाइलियम केटाइन। ट्रोपाइलियम केटाइन, इसका नाम क्या है, ट्रोपाइलियम केटाइन। फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखो। अब ये सिस्टम जो है साइक्लिक है, पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड, ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बट यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यानी कि ये सिस्टम जो है वो प्लेनर तो नहीं है। तो यानी कि ये, इस पर भी हम हकल रूल नहीं लगा सकते हैं। तो यानी कि ये भी एरोमेटिक की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। तो ऐसा सिस्टम जो साइक्लिक हो पर प्लेनर ना हो, जिसमें
ये कंडीशन ही सेटिस्फाई ना हो पाए, सेकंड कंडीशन पर ही आके ब्रेक आ जाए कि साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, तो उस केस में ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो अभी तक हमने 3 टाइप के सिस्टम पढ़े, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड 4n+2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लिक बट वो प्लेनर नहीं होता, तो वो हो गया नॉन एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक की बात करें तो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड बट उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेबल होते हैं। तो 3 सिस्टम समझ में आ गए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। क्लियर? So now coming to the conclusion, what are the preconditions for applying हक्कल रूल? कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हक्कल रूल अप्लाई करने के लिए? कोई हक्कल रूल में ये ना यू पे 2 डॉट्स लगाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे जिसका कोई मीनिंग नहीं है बट लगाई जाती हैं। तो प्री कंडीशंस क्या है, सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए ए, प्लेनर होना चाहिए कंडीशन बी, एंड कंडीशन सी के कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड है सिस्टम, तो यानी कि हम हक्कल रूल लगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल, जो 3 सिस्टम्स हमने पढ़े, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हैं और उसके बाद अगर सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि वो सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक। वो सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक। देन अगर उस सिस्टम में ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हैं पर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि वो सिस्टम कैसा है, एंटी एरोमेटिक। कैसा है, एंटी एरोमेटिक। एंड एनी डेविएशन फ्रॉम ए एंड बी, एनी डेविएशन फ्रॉम ए, बी एंड सी कंडीशन, मतलब अगर मैं इसको ए डैश, बी डैश और सी डैश कर देती हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, तो यानी कि एनी डेविएशन, अगर इनमें से कोई भी डेविएशन हो रही है ए से, बी से या फिर सी से, या फिर मतलब मॉलिक्यूल ना तो साइक्लिक है मे बी, या मे बी वो प्लेनर नहीं है, या मे बी वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो यानी कि वो सिस्टम कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। फाइन। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फॉलोड बाय नॉन एरोमेटिक, एंड फॉलोड बाय एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ध्यान रहेगा, एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल, फॉलोड बाय नॉन एरोमेटिक सिस्टम, फॉलोड बाय एंटी एरोमेटिक सिस्टम। क्लियर? एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम प्लस नॉन एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम प्लस नॉन एरोमेटिक सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू नॉट एरोमेटिक। उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉट एरोमेटिक। मतलब एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, इन दोनों को मिला के जो सिस्टम है उसको हम नॉट एरोमेटिक कह सकते हैं। Fine, is that clear? So this was about today's lecture, hoping it is very clear to you. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha, and if you like my channel then don't forget to subscribe it, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।